स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो क्या सीजेपी फिर सड़क पर उतरने की तैयारी में है? क्या 36 दिन तक चला प्रोटेस्ट एक बार फिर भड़क सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इसकी आशंका गहराने लगी है। आज कपिल सिब्बल के साथ सीजेपी के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार पर सीधे वादा खिलाफी और समझौता तोड़ने का आरोप लगाया, इस दलील के साथ कि छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं करने का वादा था। लेकिन बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से आश्वासन का सम्मान करने का आग्रह किया, लेकिन इस क्लॉज के साथ कि यदि सरकार अपने वादे से पीछे हटी तो ये लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात होगा। और साथ ही अल्टीमेटम इस बात का कि वादे के मुताबिक अगर मंगलवार तक हिरासत में लिए गए छात्रों को नहीं छोड़ा गया और दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई तो सीजेपी अगला कदम उठाने को बाध्य होगी। देखिए, मुकरी सरकार या फिर होगा आर पार। उन्होंने जो डिमांड रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। वादे से मुकरी सरकार, सीजेपी फिर भरेगी हुंकार। जिन 3 मांगों को लेकर छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, जिन मांगों को मानने के बाद आंदोलन खत्म हुआ, क्या उन वादों से सरकार मुकर रही? इस सवाल को सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की एक एक्स पोस्ट ने जन्म दिया, जिसमें आशुतोष ने आरोप लगाया कि सरकार उस वादे से मुकर रही जिसमें आंदोलनकारी छात्रों पर कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा और केस दर्ज है तो उन्हें वापस लिया जाएगा। आशुतोष ने एक्स पर लिखा, हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करने की समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। बिहार और बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली व अन्य राज्यों में सैकड़ों लोगों की निगरानी की जा रही या उन्हें परेशान किया जा रहा है। दिल्ली से ऐसी कई खबरें आ रही हैं कि प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक्स में मदद करने वाले वॉलंटियर्स को हिरासत में लिया जा रहा है। ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, हर जगह यही करेंगे, इनका तो मकसद ही है। तो वो हिंदुस्तान में हमें होने नहीं देना, छात्रों को होने नहीं देना, प्रोटेस्टर्स को होने नहीं देना। ये अबव क्लास, अबव क्रीड, अबव रिलीजन, ये मूवमेंट है हिंदुस्तान के सुधार के लिए। और सुधार तभी होगा अगर सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग इकट्ठा होकर इसमें शामिल होंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल से ऐसी खबरें आई हैं कि हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर दर्ज की जा रही। दिल्ली में भी 2500 लोगों की पहचान किए जाने की खबर सूत्रों से मिली। हालांकि कहा गया कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्हें फेस रिकॉग्निशन कैमरों की मदद से पहचाना गया। आशुतोष रांका ने सरकार को वादा याद दिलाते हुए एक्स पर आगे लिखा, हमारी मांग है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी एफआईआर तुरंत वापस ली जाए, छात्रों को रिहा किया जाए और भविष्य में कोई एफआईआर दर्ज न की जाए, चाहे वो दिल्ली पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों या बीजेपी सहयोगी राज्यों की पुलिस द्वारा। ऐसा न होने पर हम दोबारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। सरकार और सीजेपी के बीच 25 जुलाई को बातचीत के बाद सहमति बनी थी, जिसके बाद सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था। समझौते में सीजेपी की तीनों मांगों को मानने की बात कही गई थी और मंगलवार तक मांगे माने जाने का लिखित में आश्वासन देना। हालांकि दिल्ली में आंदोलनकारी छात्रों पर कोई नया केस दर्ज होने की जानकारी नहीं मिली, जबकि किसी पर दर्ज केस वापसी की एक प्रक्रिया है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जंतर मंतर हिंसा मामले में केस वापस लेने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। केस वापसी के लिए अभियोजन पक्ष यानी दिल्ली पुलिस उपराज्यपाल को पत्र भेजेगी। बताया जाएगा कि इन मामलों में आगे केस नहीं चलाया जाना है। उपराज्यपाल से मंजूरी के बाद दिल्ली पुलिस संबंधित अदालत को सूचित करती है। अंतिम निर्णय अदालत के विवेक पर होगा कि क्या आदेश पारित करती।
कई केस पत्रकारों की तरफ से भी दर्ज कराए गए। उन केस को मामलों के वापसी का हिस्सा नहीं माना जाएगा, लेकिन सीजेपी के एक एक्स पोस्ट ने इस मामले को फिर से गरमा दिया। विमल कौशिक और राहुल प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अहम बात यह भी है कि अभी तक संसद में इस मुद्दे पर ठीक ढंग से चर्चा तक नहीं हो पा रही है। सरकार ने आज एंटी पेपर लीक बिल सदन में पेश कर दिया, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री पहले सदन में इस बात का जवाब दें कि छात्रों पर घातक बल प्रयोग करने की इजाजत दी किसने। ऐसे में एक तरफ सदन में गतिरोध, दूसरी ओर एक बार फिर अगर छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो इन हालात को संभालना सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित होगा। यानी अब एक बार फिर जिम्मा सरकार के कांधों पर है और कल का दिन इस लिहाज से अहम रहने वाला है। लेकिन क्या वाकई सरकार अपने वादे से मुकर रही है? इसे जानने के लिए हम आपको कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं। देखिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं और हो क्या रहा है उनके बीच। दिल्ली में छात्र आंदोलन से जुड़े अब तक 20 मामले दर्ज किए गए हैं। 14 के सीधे तौर पर 20 जुलाई के हिंसक प्रदर्शन और झड़पों से जुड़े हुए हैं, जिनमें हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल हैं। और एक केस है बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने का, जबकि कुछ मामले पुलिसकर्मियों और मीडिया पर्सनल के साथ मारपीट से भी जुड़े हुए हैं। अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस तभी वापस होंगे जब केंद्र सरकार की ओर से औपचारिक निर्देश मिलेगा। लेकिन जो केसेस मीडिया की तरफ से दर्ज करवाए गए हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उनका अपना ये केस है, वो लड़ेंगे। हालांकि सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इसके पीछे कुछ पुख्ता तथ्य भी हैं। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ अब तक 24 एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली में हिंसा करने वाले तकरीबन 2500 लोगों की पहचान कर ली गई है और दिल्ली पुलिस कार्रवाई की तैयारी में भी है, जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। देखिए कैसे। बिहार बंद के दौरान पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। अब तक 24 एफआईआर दर्ज की जा चुकी और 258 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर बाकी उपद्रवियों की भी पहचान कर रही है। बिहार पुलिस की इसी कार्रवाई से सीजेपी को आशंका है कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है। दरअसल 22 और 25 जुलाई को हुए प्रदर्शन के बाद पटना पुलिस ने बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई की। कोतवाली, गांधी मैदान, सचिवालय और फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्रों में कुल 24 एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक करीब 6000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जिनकी पहचान की जा रही और उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों की गिरफ्तारी से बिहार में माहौल गरमा गया। प्रदर्शन के दौरान वो कॉलेज से जा रहा था, चाणक्य लॉ कॉलेज में पढ़ता है। वो जा रहा था अपने रूम और उसको बीच में लोग उठा लिया। उठाने के बाद 2 दिन तक पता ही नहीं चला कि कहाँ रखा है लोग, कहाँ नहीं रखा है। हर जगह सब जगह सबको रिहा किया गया है, लेकिन हमारे बिहार में क्या चल रहा है कि रिहा करने के बदले यहाँ पे गलत गलत चार्ज लगा के सारे स्टूडेंट लोग को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मतलब सबको ठूस रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आम लोगों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था। गांधी मैदान और कोतवाली थाना इलाके में पुलिस और आम जनता के कुल 11 वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। हालांकि स्थिति अब सामान्य है, लेकिन राजनीति खूब हो रही है। केवल सिवान में ही नहीं, बिहार के हर एक जिलों में छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं, उनको जो है उठा ले गया है, फर्जी मुकदमे कराए गए हैं। तो भाजपा के लोगों का जो वचन था, उन वचन पे ये लोग कायम नहीं हुए। नरेंद्र मोदी अपने जुबान के पक्के नहीं हैं, ये बात साबित हो गया है। छात्र भी हमारे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है कि आंदोलन को, हमेशा जो सरकार रहती है आंदोलन को रोकने के लिए, सरकारी जो हमारे सामान है, ऑफिस है, उन सबको बचाने के लिए इस तरह का, जो हम लोगों का कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई हमारे विदेश से थोड़ी हमारे हैं, लेकिन अब उसमें छात्र कौन है, उदंड कौन है, उसके पीछे छात्र आंदोलन के पीछे में ऑपरेशन कौन कर रहा है, वो सब थोड़ी छूटेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई नई एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई है, लेकिन खबर है कि दिल्ली पुलिस एक्शन की तैयारी में। कई प्रदर्शनकारियों को नोटिस भेजे जाने की भी जानकारी सामने आ रही। वहीं 2500 लोगों की पहचान की गई है जो आपराधिक प्रवृत्ति के बताए गए।
सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा के दौरान जो पुलिस जांच कर रही है उसमें कई खुलासे सामने हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में शुरुआती दौर में एक बड़ी साजिश यानी हिंसा की साजिश के आरोप में अब तक 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम द्वारा और कहा जाए कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य जो कोशिश हो सकती है उसके जरिए अब तक 2500 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। हालांकि ये देखा गया था कि एक हिंसा हुई थी जिसमें ये पत्थरबाजी और सोशल मीडिया से जिस तरीके के वीडियोस थे वो लिए गए थे। और अब दिल्ली पुलिस की जांच में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बात की गई थी कि केस वापस लेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि फिलहाल आधिकारिक आधार पर उन्हें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन जो उनकी जांच है वो इस मामले में आगे जारी रहेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंसा को देखते हुए इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन जांच में यह सामने आया है कि इंटरनेट बंद होने के बावजूद 20 जुलाई से लगातार 25 जुलाई शाम तक हुए पथराव में शामिल उपद्रवियों ने भड़काने और पुलिस पर हमले की योजना बनाने के लिए बिना इंटरनेट वाले ब्लूटूथ मैश नेटवर्क ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल बिहार बंद के दौरान पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई भी लगातार तेज हो रही है। क्या एक्शन हुआ है आपको दिखाते हैं। कुल मिलाकर के अब तक 24 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 258 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस के आधार पर दूसरे जो उपद्रवी हैं उनकी भी पहचान कर रही है। सबसे अधिक कार्रवाई गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हुई है, जहां 138 लोगों को जेल भेजा गया। कोतवाली थाना पुलिस ने 49 लोगों को गिरफ्तार किया है और पहले भी 53 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 19 मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए 30 लोगों को निरुद्ध किया गया था और बाद में निजी मुचलके पर उन्हें छोड़ा गया। इधर पश्चिम बंगाल में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है, 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है गिरफ्तार लोगों में एक भी छात्र शामिल नहीं है और शुभेंदु सरकार के इस एक्शन पर विपक्ष हमलावर हो उठा है। सीजेपी के समर्थन में पश्चिम बंगाल में भी छात्र सड़कों पर उतर आए थे। 24 जुलाई को छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के 2 गोले भी दागे। सीजेपी की मांग थी कि देश भर में प्रदर्शनकारियों पर कोई केस दर्ज ना हो, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार अब प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रही। कोलकाता पुलिस ने शनिवार सुबह 7 एफआईआर दर्ज की। पहली एफआईआर कोलकाता पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की है, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर भड़काऊ भाषण और नारे लगाने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया। खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी आंदोलनकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि की। 25 जुलाई को राज्य विधानसभा में कहा कि गुंडा एक्ट के तहत 70 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जो ना तो छात्र हैं और ना ही सीजेपी के सदस्य हैं। এই মামলাগুলোতে গুন্ডা দমন আইনকে যুক্ত করা হয়েছে এবং প্রায় 70 জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের একজনও ছাত্র নয়, যারা একজনও সেলফ ডিক্লেয়ার ককরোচ পার্টির মেম্বার নয়, যারা একজনও नीट संक्रांत आंदोलनकारीদের अंश নয়। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 24 जुलाई को प्रदर्शनकारियों को राष्ट्र विरोधी करार दिया था और कहा था कि पश्चिम बंगाल में ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की थी। आंदोलनकारियों पर शुभेंदु सरकार की कार्रवाई पर कोलकाता से दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया। छात्र संगठन आइसा ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाए। जो लाठीचार्ज वगैरह टीयर गैस हुई है, किसके आदेश पे ये हुआ? क्या ये होम मिनिस्टर के आदेश पे हुआ? हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल? उसका कोई जवाब उनको मिला नहीं। और आगे जाके क्या तब्दीली इसमें होने वाली है, ये सब जो है ना एक एम्बिग्विटी के अंदर फंसी हुई है।
तो जबरदस्ती जल्दी से जल्दी आप एक एक्ट पास कर लो और उसका नतीजा क्या होगा, ये अगर उसमें अगर क्लैरिटी ना हो और अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करते वक्त ये बोले कि एंटी नेशनलिस्ट जो है इसका फायदा उठा ना ले इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सरकार क्या सोच रही है उसमें एक खोट तो नजर आ ही जाती है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। वो वादा कि किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो वादा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे की मांग उठाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जायज था, ये इन तमाम चीजों का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। छापेमारी की जा रही। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धर्म देखकर गिरफ्तारी की जा रही, तो बीजेपी ने पलटवार किया। बंगाल के लोग मोदी जी के साथ है, देश के साथ है। आज हमारे स्टूडेंट्स का इश्यू हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन देश विरोधी एलिमेंट्स अगर अपना एजेंडा सामने रखकर हमारे स्टूडेंट्स को विभ्रांत करके देश को डिस्टेबलाइज करने का कोशिश करेंगे, वो हम हरगिज होने नहीं देंगे। साफ है कि प्रदर्शनकारियों पर केस और गिरफ्तारी को लेकर बंगाल में आर पार की लड़ाई छिड़ गई, लेकिन शुभेंदु सरकार किसी भी नरमी के मूड में नहीं दिख रही। कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा बरपा है। 20 जुलाई को पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच जो हिंसक झड़प हुई, उसमें पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। सूत्रों के मुताबिक इसकी जानकारी सीआरपीएफ की एक इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आई है। कहा गया है पैलेट गन का इस्तेमाल आरएएफ जवान ने किया था, जिसने 7 राउंड फायर किए, जबकि दिल्ली पुलिस अब तक पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार कर रही थी। It is never happened in the history of India that the boys were beaten. जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। बंदूक उठा के पैलेट से मारे हैं बच्चों को, खुद पुलिस वाले आज कहे हैं। ये चाहते ही नहीं कि देश के लोग शिक्षित हों। क्यों 20 जुलाई के दिन बच्चों पर इस प्रकार का अत्याचार हुआ? पैलेट गन, AK-47 आदि टेररिस्ट। प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चली, पैलेट गन से भी फायर हुआ, जिससे दिल्ली पुलिस अब तक इनकार कर रही थी। अब उसी पर सड़क से लेकर संसद तक घमासान छिड़ गया। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर संसद में विपक्ष हमलावर हो गया। दिल्ली में 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारी उग्र हुए, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। हालांकि तब कई प्रदर्शनकारी छात्रों ने पैलेट गन से घायल होने की बात कही, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर सफाई दी थी। अब यह बात सामने आई है कि दिल्ली में न सिर्फ पैलेट गन चलाई गई, बल्कि आरएएफ के जवान ने पैलेट गन से 7 राउंड फायर किए थे, जिसकी वजह से कई छात्र घायल हुए। सूत्रों के मुताबिक इसका खुलासा सीआरपीएफ की इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट में हुआ है। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच जो हिंसक झड़प सामने आई, उसमें सूत्र बताते हैं कि आरएएफ के जवान द्वारा एक पैलेट गन का जो पैलेट गिरने से प्रदर्शनकारी घायल हुआ था। हालांकि आधिकारिक पुष्टि सीआरपीएफ की तरफ से नहीं आई थी, इसकी जांच की जा रही है। दूसरी तरफ जब ये मार्च हो रहा था, उस दौरान आरएएफ, दिल्ली पुलिस और कहा जा रहा है कि लगातार इनको रोकने का प्रयास कर रही थी। उनका ये भी कहना है कि 50 से ज़्यादा जो आरएएफ के जवान हैं या जो कर्मी हैं वो घायल हुए थे। उसके लिए भी एक असेसमेंट किया जा रहा है सीआरपीएफ के द्वारा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो सबमिट होगी, ये सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे पुलिसिया जांच में हो रहे हैं, कई चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें ये भी है कि वो जवान भी घायल हुए, प्रोटेस्टर्स घायल हुए, जिसमें पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अभी एक डिटेलिंग रिपोर्ट है जिसका इंतजार अभी किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करना क्रूरता, क्योंकि पहले पुलिस और प्रशासन इस बात से इनकार करता रहा कि पैलेट गन इस्तेमाल ही नहीं हुई, जबकि राहुल गांधी एक पीड़ित साहिल लोहचप को मीडिया के सामने लेकर आए थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए
ये है पैलेट गन, थोड़ा घूम जाओ। इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान के। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है, और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में प्रदर्शन के बाद छात्रों पर AK-47 राइफल से फायरिंग की गई थी, जिसमें कई छात्र घायल हुए थे। 2 छात्रों को तो गोली गर्दन के पास लगी। कहाँ को लगा? इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी कैसे दौड़ते हुए छात्रों की तरफ राइफल तानकर फायरिंग करते हैं। गोली चलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही। पुलिस की चलाई गोली से 3 छात्र घायल हुए। AK-47 में बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं। कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? कौन सी पुलिस छात्र आंदोलन पे AK-47 से गोली चलाती है? और इस प्रकार के विषय को सामने में रखकर, इस प्रकार के दुष्प्रचार के माध्यम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल, अराजकता का माहौल, एनार्की का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। बिहार में AK-47 क्यों चलाया जा रहा है? और जब AK-47 जब चलाया गया तो वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा है। सोमवार को जब संसद में छात्रों पर पैलेट गन और AK-47 से गोली चलाने का मुद्दा उठा तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई। संबित पात्रा इससे इनकार ही करते रहे कि छात्रों पर गोली चली ही नहीं, जबकि सीवान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए SP पूरन झा के बॉडीगार्ड अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया। उस सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। क्या सर उनके द्वारा बिना आदेश के गोली चलाया गया था क्या? जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। वीडियो में जो पुलिसकर्मी छात्रों पर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है वही अभिषेक पटेल है, जिसने कुल 6 राउंड फायर किए थे, जिसमें 3 छात्र घायल हुए थे। अब विपक्षी दलों ने इसी को मुद्दा बना लिया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर हथियारों का इस्तेमाल क्यों हुआ। दिल्ली से विमल कौशिक और राहुल प्रकाश के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दरअसल पैलेट गन के इस्तेमाल का मतलब है जब सारे तौर तरीके फेल हो जाएं तो प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए अंतिम ऑप्शन, क्योंकि इससे गंभीर जख्म होता है, स्थायी विकलांगता हो सकती है, आंखों की रोशनी तक जा सकती है। और इसको इस्तेमाल करने का भी खास नियम है। वो गाइडलाइंस क्या कहती है वो आपको हम दिखा देते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 148 में गैर कानूनी भीड़ को हटाने के लिए बल के इस्तेमाल का प्रावधान है। इसके मुताबिक कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी या फिर उसकी गैर मौजूदगी में कम से कम सब इंस्पेक्टर भीड़ को तितर बितर करने का आदेश दे सकता है। सरकार की संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक पैलेट गन का इस्तेमाल बेहद गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए और अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड DGP डॉक्टर शेष पाल वैद के मुताबिक पैलेट गन चलाने से पहले 3 स्टेप्स जरूरी हैं। पहली चेतावनी लाउडस्पीकर से भीड़ को दी जाती है। दूसरी, भीड़ को गैर कानूनी सभा घोषित किया जाए। तीसरा कदम होता है फिर भी भीड़ न हटे तो पानी की बौछार मारी जाए। और आखिरी रास्ता, इन सब के बाद भी अगर भीड़ हिंसक बनी रहती है तो पैलेट गन या फिर दूसरे जो लेस लीथल वेपन होते हैं, कम घातक हथियार, उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी पैलेट गन चलाना कोई पहला कदम नहीं बल्कि आखिरी कदम है। लेकिन दिल्ली में यह हुआ। इधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन और AK-47 से फायरिंग करने के मामले पर सड़क से लेकर संसद तक सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने संसद के अंदर और बाहर सरकार को घेरा, गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा तो बीजेपी ने विपक्ष पर भड़काने का आरोप लगाया है।
इन दो तस्वीरों पर सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष का दावा है कि आंदोलनकारी छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की। दिल्ली में पैलेट गन के हमले से इस छात्र का शरीर छलनी हो गया तो बिहार के सीवान में AK-47 से सीधी फायरिंग की गई, जिसमें छात्रों की जान बाल बाल बची। पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष ने सड़क से संसद तक मोर्चा खोल दिया। संसद में मुद्दा उठाते हुए जमकर हंगामा किया। स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह से मामले पर जवाब मांगा। ये इसकी जिम्मेवारी किसके हाथ में? गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में। आज भी बच्चों के बीच में डर और तनाव का वातावरण पूरे देश भर में क्यों? आज भी वे युवा जिन्होंने धरना किया उन पर पुलिस कार्रवाई क्यों? 20 जुलाई के दिन बच्चों पर इस प्रकार का अत्याचार हुआ? इन सब पर हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बयान दे। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूं, ऐसा काम मत कीजिए। ये आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार इस मामले पर सरकार को घेर रहे हैं। सोमवार को भी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को निशाने पर लिया। पोस्ट में लिखा कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही। मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में AK-47 की जरूरत क्या थी? छात्र आतंकवादी नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने भी जवाब मांगा। मैंने सुना है कि अभी भी FIR फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? कहीं ना कहीं जो सरकार है ये जिम्मेदार है जो हिंसा बच्चों के साथ हुई है, जिस तरह से व्यवहार बेटियों के साथ हुआ है। और हम चाहते हैं कि अब होम मिनिस्टर जी आए और सदन पे बताएं कि आखिरकार ये क्यों हुआ। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस मामले में सरकार से जवाब और छात्रों से माफी की मांग कर रहा है। तो वहीं एनडीए विपक्ष पर भ्रम और युवाओं को भड़काने का आरोप लगा रही। उनको कोई मुद्दा नहीं है। जो भी यूथ का, छात्रों का मुद्दा था, डे 1 से सरकार ने उस मुद्दा को उसको एड्रेस किया। उनकी बातों को, जेन्युइन बात जो थी उसको अप्रिशिएट करके एक्सेप्ट किया। हाई पावर कमेटी बना दी। सरकार ने जो पनिशमेंट मिले उन लोगों को, उसको बिल लेकर के उसको इंक्रीज करने के लिए सारा, तो जो भी इनिशिएटिव लेना था प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट अपने स्तर से ही सारी चीजों को एड्रेस कर रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं। 20 जुलाई को आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर पहले से ही सियासी घमासान मचा था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन किया था। अब आंदोलनकारी छात्रों पर पैलेट गन और AK-47 से फायरिंग के दावों से मामला और गर्मा गया, जो थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं कि आखिर इस पेपर लीक की जड़ क्या है। तो जड़ है सिस्टम का फेलियर। सरकार इसके दोषियों पर लगाम लगाने के लिए एंटी पेपर लीक बिल लेकर आई है, जो सदन में पेश भी हो गया। लेकिन व्यवस्था की खामियां कैसे खत्म होंगी, उस दिशा में भी एक बड़ा निर्णय लेते हुए टास्क फोर्स का गठन हुआ है। और इस टास्क फोर्स में जो चेहरे शामिल हैं वो भविष्य के लिए उम्मीद जगाते हैं, इसलिए आपको जानना चाहिए। देखिए कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल हैं। पहला, जिनकी अगुवाई में ये टास्क फोर्स काम करेगा, नंदन नीलेकणी, इन्फोसिस के सह संस्थापक, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक पहचान प्रोजेक्ट आधार की रूपरेखा जिनकी अध्यक्षता में तैयार हुई। भारत में जो UPI चलता है, डिजिटल भुगतान प्रणाली है, उसको बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई नंदन नीलेकणी ने। अब इनकी अध्यक्षता में कैसे एंटी पेपर लीक सिस्टम की व्यवस्था बने, इस पर काम होगा। ऐसे में उम्मीद जगती है
इस ग्रुप में और कौन शामिल है? टास्क फोर्स में पूर्व इसरो चीफ है डॉक्टर एस सोमनाथ, पूर्व आईबी चीफ तपन डेका को शामिल किया गया है, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल भी शामिल हैं और वरिष्ठ अधिकारी अमृत लाल मीणा। हालांकि इनके सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी जिस पर इनको काम करना होगा। पहली चुनौती होगी जेन जी का भरोसा जीतना, जिसके लिए अभी वक्त चाहिए। दूसरी, जीरो लीक सिस्टम को तैयार करना, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम। कोचिंग कल्चर पर लगाम लगाना भी भारत में आज की तारीख में जो कि असंभव सा काम लगता है, इस पर भी इस टीम को गहन चिंतन मनन करना होगा। और कॉपी चेकिंग के लिए स्टूडेंट फ्रेंडली पोर्टल तैयार हो। अब ये कैसे होगा, कितने वक्त में होगा, क्या उम्मीद के मुताबिक फुल प्रूफ होगा, इसका जवाब मिलने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन तब तक युवाओं के आक्रोश को सरकार कैसे कम करेगी, इसके लिए भी काम करना होगा। बहरहाल आगे नहीं गिरेगी जौहर यूनिवर्सिटी, देखेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।